जय हिंद दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। आज हमारा रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज का 9वां लेक्चर है। जिसने पिछले लेक्चर ना देखे हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप सभी देख लें। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा वेटेज होता है पेपर में, और इससे आपको ये भी पता लगता है कि हमें किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो मैं आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप सभी हमारे साथ जुड़े। वीडियो डेली रात में 8 बजे मिलती है आपको, तो सभी लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने अपने जो पिछले शासक थे उनके चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। देखो, दुनिया चाहती है कि हमको देखें, हमको 7 लोग देखें, तो 7 से क्या याद होगा हमको? सातवाहन वंश। इन्होंने क्या किया? सिक्के बनाए कि हमको 7 लोग देखें। मतलब सातवाहन वंश के शासकों ने सिक्के चलाए थे। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। देखो भैया, हम लोग सबसे पहले अपना चेहरा काहे में देखते हैं? शीशे में। 7 लोग देखें, उसके पहले हम क्या करते हैं? अपने आप को शीशे में देखते हैं। तो शीशे के सिक्के जारी किए थे, और शीशे में जैसे चेहरा देखा तो सिकुड़ गया, मतलब सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, बिल्कुल राइट है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, बिल्कुल नेपाल लुम्बिनी में स्थित है, आपने ये पढ़ा होगा। अगला है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल सही भाई, उपगुप्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, बिल्कुल गलत है भाई। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। कौन थे? कनिष्क के राजवैद्य थे। जीवक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। कौन थे? जीवक। देखो, गौतम बुद्ध को हर कोई चाहता था कि ये जीवित रहे, मतलब जीवक। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। कौन थे? कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक के द्वारा चरक संहिता भी लिखी गई है, जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। आपको याद रखना है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? तो वासुमित्र था। देखो, जंगल में यदि रहना है, वन में, तो हमें मित्रता करनी पड़ेगी। कुंडलवन कश्मीर में हो, उसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। आपको इससे याद रखना है। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान 2 शाखाएं बन गई थी बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति के बाद। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। अंतिम शासक और प्रथम शासक बहुत पूछे जाते हैं कि किसने स्थापना की, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसलिए आपको याद रखना है, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। शक युग आरंभ हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 78 ईस्वी में। क्यों माना जाता है? क्योंकि 78 ईस्वी में कनिष्क राजगद्दी पर बैठा था, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। कनिष्क 78 ईस्वी में राज्यारोहण किया। राज्यारोहण का मतलब होता है कि राजगद्दी पर बैठा, और जैसे ही बैठा तो सब कोई चाहता है कि मेरा नाम चले, मुझे याद किया जाए। तो उसने क्या किया कि 78 ईस्वी को ही
एक शक संवत चला दिया और वो शक संवत इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसको भारत सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर शासक कौन था जो कुषाण राजवंश का तीसरा शासक था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कनिष्क। कुषाण वंश के जितने भी शासक हुए उसमें सबसे ज्यादा मशहूर हुआ कनिष्क। कनिष्क कुषाण राजवंश का तीसरा शासक था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कौन था? कुजुल कड़फिसेस। ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, आपको याद रखना बिल्कुल। इसको 2-4 बार आप लिख के याद करना तो याद हो जाएगा। क्या था? कुजुल कड़फिसेस। अगला क्वेश्चन है, किस ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पहली ईसा पूर्व शताब्दी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अधिकार कर लिया था। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। क्योंकि वन में रहना है तो मित्रता तो करनी पड़ेगी, तो वासुमित्र। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के उदयगिरी में स्थित हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए खारवेल। कलिंग के राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाया था। उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ से मिला था हाथी गुम्फा शिलालेख? तो उदयगिरी की पहाड़ियों पर एक गुफा थी, उससे यह प्राप्त किया गया था। हाथी गुम्फा शिलालेख को तिथि रहित अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तिथि रहित अभिलेख। इसमें कोई भी तिथि नहीं है। हाथी गुम्फा शिलालेख को कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था, मतलब लिखवाया था। हाथी गुम्फा शिलालेख की भाषा प्राकृत है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। सभी लोग लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको डेली रात में 8 बजे मिलेंगे। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, किसकी उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को प्रयाग प्रशस्ति में दर्शाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण द्वारा रचित है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? तो हर्षेण ने लिखा था। आपको ये याद रखना है। तो कुल 33 पंक्तियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि प्रयाग आज का नाम है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है वो संस्कृत भाषा है तथा चंपू शैली में लिखा गया। किस शैली में? चंपू शैली में लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक शासक था। सम्राट हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, ये भी आपको याद रखना है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नामक नाटकों की रचना की। कौन कौन से नाटक? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये तीनों नाटक हर्षवर्धन ने लिखे थे। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, हर्षवर्धन का पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति का ईहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हर्षवर्धन पर विजय के बारे में रवि कीर्ति का ईहोल शिलालेख आधारित है। ईहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखाया गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। रवि कीर्ति कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। रवि कीर्ति का ईहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ईहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि ईहोल शिलालेख कहाँ पर है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हैंडसंग।
हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसोंग एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह बौद्ध धर्म को जानने और नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाई करने के लिए आया था। हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया। और मार्को पोलो मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में भारत आया। अगला क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। राइट आंसर ऑप्शन डी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब तो कहते नहीं कि कोई मैथ में ज्यादा होशियार बनते जा रहे, तुम बड़े आर्यभट्ट बन रहे हो, तो बीजगणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद तथा गणितज्ञ थे। ये ज्योतिषी भी थे बहुत अच्छे। इन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना के कुसुमपुर में। पटना कहाँ पर है? बिहार में है। बिहारी भाई दिमाग के बहुत तेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन डी बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत पूछी जाती है पुस्तक कि हर्षचरित के लेखक कौन है? कौन है? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये बता ही चुका हूँ, हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था। हैनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। हैनसोंग का यात्रा वृतांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? सीयूकी। चीन के ऐसे ही नाम होते हैं, देखो सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी हैनसोंग। हैनसोंग भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र रहा, इसके बाद टीचर बन गया। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, मैं आपको बता चुका हूँ। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित तथा कादम्बरी। बाणभट्ट के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। और इन दोनों की भाषा संस्कृत भाषा है, संस्कृत में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? राइट आंसर ऑप्शन ए बारहमेहर। बारहमेहर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा ये, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था ये आपको कमेंट में बताना है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, कौन ने? विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कौन सी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ की पुस्तक कौन सी थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपोर्टेंट है, तो आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी प्रभावती गुप्त। इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह की नीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। किसके? समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए। कौन? फाहियान। प्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से
किसकी कृति है? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। राइट आंसर ऑप्शन सी। कालिदास के प्रमुख उपन्यास, कृति और महाकाव्य। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आप याद कर लेना, रट लेना। कालिदास के प्रमुख कृति हैं नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, और इनके महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभवम, तथा इनके खंड काव्य हैं मेघदूतम और ऋतु संहारम। तो ये सभी आपको याद रखना, रट लेना बिल्कुल, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। सभी लोग कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। नए हैं